नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। पिछली वीडियो में हमने गुलाम वंश पढ़ लिया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। और सारे वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डीके ऑफिशियल्स पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो तुगलक वंश में कौन कौन से शासक आए हैं? ये है गयासुद्दीन तुगलक आया है पहले, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 तक रहा है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है 1325 से 1351 तक। फिर फिरोज शाह तुगलक आता है 1351 से 1388 तक। फिर गयासुद्दीन तुगलक सेकंड आता है। फिर अबू बकर शाह, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो सभी के बारे में अच्छे से कवर करते हैं। तो तुगलक वंश की स्थापना पूछा जाता है किसने की थी, या तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। वह पहले सुल्तान थे जिन्होंने हॉर्स कोरियर को नियुक्त करके डाक प्रणाली शुरू की थी। यानी कि पहला ऐसा सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक जिसने डाक प्रणाली शुरू की थी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी की थी कि सुल्तान दिल्ली नहीं पहुंचेगा। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के हमलों से बचाने के लिए किले के साथ दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक शहर के निर्माण का आदेश दिया था। तो तुगलकाबाद शहर को किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खान था। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो ये जौना खान इसका नाम था। और वह दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे प्रबुद्ध थे, यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान शासक था ये। यह फारसी और अरबी भाषाओं, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, धर्मशास्त्र और एक उत्कृष्ट कोशकार के विद्वान थे। तो विद्वान था, बुद्धिमान तो था ही। तो ये अलग अलग विषयों में बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसके विवादास्पद सुधार क्या क्या हुए? इसने गंगा यमुना दोआब में भूमि कर में 40% की वृद्धि कर दी थी इसने। यह पहला कार्य था जिसने सुल्तान को अलोकप्रिय बना दिया। मतलब इसने जो है 40% कर बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से जनता जो है इसको कर बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से जनता इससे नफरत करने लगी थी, यानी कि घृणा करने लगी थी। यह पहला ऐसा काम था जिससे जनता इससे नाराज हो गई थी। नंबर 2, राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थापित किया इसने? दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थापित किया, ताकि वह दक्कन पर बेहतर तरीके से शासन कर सके। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे। उन्होंने 2 साल के लिए दिल्ली छोड़ दिया और स्वर्गद्वार नामक एक शिविर में रहे, क्योंकि दिल्ली उस समय प्लेग के प्रकोप से तबाह हो गया था। मतलब प्लेग बीमारी फैली हुई थी उस टाइम पर। समकालीन इतिहासकार, मतलब उस टाइम के इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। उनके अनुसार वास्तविक सुल्तान का इरादा दिल्ली के लोगों को दंडित करना था। नंबर 3 है तांबे की सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की, लेकिन तांबे के सिक्कों में वास्तव में कांस्य था, जिसे कलिंग के त्रिपुरी में ढाला गया था। अर्थव्यवस्था पर तांबे की मुद्रा का प्रभाव अति मुद्रास्फीति था और यह फिर से विनाशकारी साबित हुआ। नंबर 4 है मध्य एशिया में खुरासान को जीतने का उसका प्रयास था। इससे खजाने की भारी नुकसान हुआ और साम्राज्य की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी। और इसने क्या किया था? कराचिल अभियान स्टार्ट किया था। इसके द्वारा किए गए अन्य सुधार क्या क्या थे? तो इसने नंबर 1 है कृषि के विस्तार के लिए काश्तकारों को तकावी ऋण स्वीकृत किया था। तकावी ऋण किसने स्वीकृत किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यह पहले सुल्तान थे जिन्होंने खुले तौर पर होली जैसे हिंदू त्योहारों को मनाया। तो इसने जो होली जैसे त्यौहार हैं इनको स्टार्ट करवाया था। यह पहला ऐसा सुल्तान था, और ये सुल्तान था जो मंदिरों को भी गया। इन्होंने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी का बहुत सम्मान किया था। जैन के विद्वान थे, मतलब जैन धर्म, उनका बहुत सम्मान किया था इन्होंने। किसका नाम, क्या नाम था उनका? जिन प्रभु का। मोरक्को के एक यात्री इब्न बतूता ने तुगलक के दरबार का दौरा किया। तो पहली बात तो इब्न बतूता कहाँ का
रहने वाला था, ये मोरक्को का था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कहाँ, इनके तुगलक के दरबार में आया था। उन्हें दिल्ली का काजी बना दिया गया, मतलब जो इब्न बतूता था इसको तुगलक ने क्या कर दिया, दिल्ली का काजी बना दिया था। और इन्होंने किताब ए रहला लिखा। तो पूछा था किताब ए रहला किसने लिखा है, तो ये इब्न बतूता ने लिखा है। और ये कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था, ये तुगलक के दरबार में आया था। नंबर 4, वह दिल्ली शासक शहर में जनगणना करने वाले पहले सुल्तान थे। इसके शासनकाल के दौरान सल्तनत साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ। सिंध के थट्टा में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहाँ, सिंध के थट्टा में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, याद रखेंगे आप। अब देखते हैं अगला है फिरोज शाह तुगलक। यह एक हिंदू माँ से पैदा हुए दूसरे सुल्तान थे और अपने पिता के जीवित रहते सत्ता में आने वाले दूसरे सुल्तान भी थे। इन्होंने अवाब नामक सभी अतिरिक्त करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल किए थे। सारे करों को समाप्त कर दिया था इन्होंने, केवल 4 कर वसूले थे। वो कौन कौन से थे, खम्स, खराज, जक़ात, जजिया। तो ये पूछा जाता है कौन कौन से कर थे जो फिरोज शाह तुगलक ने के टाइम पे थे, तो थे जजिया, जक़ात, खराज, खम्स, या खम्स, खराज, जक़ात, जजिया। तो ये क्या क्या थे, अलग अलग पढ़ते हैं इनको हम। तो नंबर 1 है सॉरी, खम्स में क्या है, युद्ध की लूट पर कर था। यानी कि कोई अगर राजा युद्ध करता था और वो जीतता था तो उस पर कर इसको, मतलब ये इसने लगाया था, क्या नाम था कर का, खम्स। खम्स नामक कर, जो कर था वो लिया जाता था राजाओं से पूरा। दूसरा है खराज, भूमि पर मुसलमानों द्वारा भुगतान किया गया, गैर मुसलमानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला भूमि कर था। सामान्यतः खराज अस्र का आधा होता था, यानी कि अगला है जक़ात। तो ये है मदरसा नामक शैक्षणिक संस्थानों के रख रखाव के लिए प्रति वर्ष व्यक्तिगत आय पर चैरिटी टैक्स लिया जाता था, जो कितना होता था 2 से लेकर 2.5% तक। जजिया, ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक अगला क्या है, यमुना नदी और सतलुज नदी के बीच 4 प्रमुख सिंचाई प्रणालियों का या नहरों का निर्माण किया। और हक ए सर्व, यानी कि उत्पादन का 1/10 सिंचाई वाला कर था। गोमती नदी के तट पर जौनपुर शहर का निर्माण किया था। जौनपुर शहर किसने बसवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और अन्य शहरों जैसे फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहपुर, फतेहाबाद, ये सारे शहर इसने स्थापित किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली शहर को 1200 बागों से सुशोभित किया था, मतलब 1200 बाग इसने लगवाए थे। इन्होंने दासों के कल्याण के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी। तो दीवान ए बंदगान जो विभाग था ये दासों के कल्याण के लिए था। किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल सफ़ा नामक सार्वजनिक अस्पतालों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान था। तो इसने दारुल सफ़ा नामक अस्पतालों का निर्माण करवाया था। दीवान ए खैरत मुस्लिम युवाओं को रोजगार प्रदान करने और मुफ्त में विवाह करने के लिए बनाया गया रोजगार ब्यूरो था। तो इसने दीवान ए खैरात बनवाया था, ये भी याद रखेंगे आप। इक्ता व्यवस्था को भी पुनर्जीवित किया था। तो इक्ता व्यवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं किसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो इसने फिर से क्या किया, इक्ता व्यवस्था को पुनर्जीवित किया और सेना में वंशानुगत उत्तराधिकार की शुरुआत की थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा फुतूहात ये फिरोज शाही नाम से लिखी थी। तो इनकी आत्मकथा क्या थी, फिरोज शाह तुगलक की फुतूहात ये फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरनी और शमशेर सिराज अफीक ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी। तो ये भी याद रखेंगे आप। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन महमूद क्या था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। फारस के राजा तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर हमला किया। जौनपुर, मालवा, गुजरात के स्वतंत्र राज्यों की स्थापना 1398 में उनकी अवधि के दौरान हुई थी। तैमूर ने खिज्र खान को अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। सुल्तान की शक्ति दिल्ली से पालम तक सीमित थी। देखते हैं सैयद वंश। इस राजवंश की स्थापना किसने की थी, खिज्र खान ने की थी। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद से वंश का दावा किया था। मुबारक शाह के दरबारी कवि याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने दिन प्रतिदिन के प्रशासन के बारे में
तारीख़ मुबारक शाही लिखी। अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी ने अपदस्थ कर दिया था। तो अलाउद्दीन आलम शाह को किसने अपदस्थ किया था, मतलब उसके पद से हटा दिया, बहलोल लोदी ने हटाया था। अब लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने की थी। लोदी कौन थे, अफगानी थे, मतलब अफगानिस्तान के थे। लोदी वंश के महानतम शासक सिकंदर लोदी ने आगरा नामक शहर की स्थापना की। तो आगरा शहर किसने बताया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। अलाउद्दीन खिलजी की तरह उसने भी बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए कबीर को सताया था। अब देखते हैं सिकंदर लोदी। तो इसने बिहार और पश्चिम बंगाल पर विजय हासिल की थी। किसने, सिकंदर लोदी ने। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करने वाला कौन था राजधानी को, ये था सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। इसने कृषि योग्य खेतों के मापन के लिए 32 अंकों की गज ए सिकंदरी की स्टार्टिंग की थी। इसने गज ए सिकंदरी बनाई थी। इसमें धार्मिक सहिष्णुता की बहुत कमी थी, मतलब धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं था। अब है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का हम देख लेते हैं। इसने अपने अफगान गवर्नर को पूर्ण शक्ति सौंप दी थी। अफगान अमीर अंदर से उसके खिलाफ साजिशें रचते थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को इब्राहिम लोदी का तख्ता पलटने के लिए आमंत्रित किया था। बाबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को करारी शिकस्त दी थी। तो बाबर, ये पूछा था पानीपत की लड़ाई या पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो पहली बात तो ये हुआ था 1526 में, और किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। बाबर की जीत का मुख्य कारण तोपखाने का इस्तेमाल था। हालांकि वह इनका इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। बाबर से भी पहले भी पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य के तहत दक्कन में तोपखाने का इस्तेमाल किया था। तो इसकी जीत क्यों हुई थी बाबर की, क्योंकि इसने तोपखाने इस्तेमाल किए थे, बड़े बड़े तोपें। अब देखते हैं इनका प्रशासन कैसा था, प्रशासन व्यवस्था। सुल्तान को 4 विभागों द्वारा मदद की जाती थी। दीवान ए वजारत, वजीर की अध्यक्षता वाला वित्त विभाग था। उन्हें मुस्तौफी ए मुमालिक यानी कि महालेखा परीक्षा, और जिसे मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था, बलबन द्वारा बनाया गया था। दीवान ए अर्ज किसने बनाया था सैन्य विभाग, ये बलबन ने बनाया था। और इसका नेतृत्व आरिज ए मुमलिक जो मुख्य कमांडर था उसके द्वारा किया जाता था। दीवान ए इंसा दबीर ए मुमलिक की अध्यक्षता में पत्राचार विभाग बनाया गया था। दीवान ए रिसालत धार्मिक मामलों के लिए, बंदोबस्ती और कुछ मामलों में बाहरी मामलों का विभाग था। इसकी अध्यक्षता एक प्रमुख काजी करते थे। सल्तनत में सुल्तान का कार्यालय सबसे महत्वपूर्ण होता था और सर्वोच्च राजनीतिक, सैन्य और यहाँ तक कि सभी कानूनी अधिकार भी उसी में निहित होते थे। सुल्तान को कई मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिसका चयन उनके द्वारा ही किया जाता था। मंत्रियों की संख्या, शक्तियाँ और कार्य समय समय पर अलग अलग होते थे, यानी कि भिन्न होते थे, बदल जाया करते थे इनके काम। 13वीं शताब्दी के अंत में प्रशासन की एक निश्चित प्रणाली विकसित हो चुकी थी। प्रशासन में प्रमुख व्यक्ति वजीर होते थे। वजीर के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवाने अर्ज अर्थात सैन्य विभाग होता था। इस विभाग के प्रमुख को आरिज ममालिक कहा जाता था। अब देखते हैं कि कौन कौन से विभाग किस किस चीज़ के लिए थे। तो पहला दीवाने रिसालत, ये विदेश मंत्री का पद था, जहाँ पे अपील ली जाती थी लोगों की। दीवान आरिज सैन्य विभाग था। दीवान बंदगान ये दासों का विभाग था। दीवान कजा ए ममालिक ये न्याय विभाग था। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग था। दीवान मुस्तखराज बकाया विभाग था। दीवान खैरात ये दान विभाग था। दीवान कोही कृषि विभाग था। दीवान इंसा ये पत्राचार विभाग था। अब देखते हैं वजीर का जो पद था ये क्या कौन होता था, इसके प्रमुख कौन होते थे। ये थे राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्व और वित्त प्रभारी या अन्य विभागों पर नियंत्रण करने वाले थे। आरिज ममालिक ये सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। काजी कानूनी अधिकारी यानी कि मुस्लिम कानून शरीयत पर आधारित नागरिक कानून था। वकील ये दर शाही परिवारों के नियंत्रक होते थे। बरीद ए ममालिक राज्य समाचार एजेंसी के प्रमुख।
अमीर मजलिस, शाही दावतों, सम्मेलनों और त्योहारों के प्रमुख अधिकारी, प्रभारी अधिकारी। मजलिस एक खालवत राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर परामर्श करने के लिए मित्रों और अधिकारियों की परिषद होती थी। सद्र और सुदूर धार्मिक मामलों के बंदोबस्तों से निपटते थे। सद्र जहाँ धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के प्रभारी अधिकारी थे। आमिर दाद ये लोक अभियोजक होते थे। नायब वजीर उपमंत्री होते थे। मुशरिफ या ममालिक महालेखाकार होते थे। शहरों में अच्छी गुणवत्ता के कपड़े का उत्पादन किया जाता था। गुजरात का कैम्बे वस्त्रों, सोने और चांदी की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल का सोनार गांव कच्चे रेशम और महीन सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। चमड़े का काम, धातु का काम, कालीन की बुनाई, फर्नीचर सहित लकड़ी के काम, पत्थर की नक्काशी आदि सहित कई अन्य हस्तशिल्प भी थे। हस्तशिल्प का मतलब हाथों से बनाने वाली चीज़ें, जिसके लिए भारत प्रसिद्ध था। तुर्कों द्वारा पेश किए गए कुछ नई शिल्पकारी में कागज के निर्माता भी शामिल थे। अब इस जो समाज था उसकी बात कर लेते हैं। पारंपरिक ब्राह्मणवादी समाज था। सामाजिक गतिशीलता थी। हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति में कमोबेश थोड़ा बदलाव किया गया था। कम उम्र में लड़कियों का विवाह और पति के पत्नी का सेवा दायित्व और समर्पण जैसी पुरानी रूढ़िवादी प्रथाएं जारी रहीं। पर्दा प्रथाएं जारी थी इनके टाइम पर। महानगरीवाद और विलय तुर्कों, ईरानियों, अफगानियों और भारतीय मुसलमानों के बीच था। देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य का सरकार नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जो नायब और वली द्वारा शासित थे। सरकारों को सिकदार द्वारा शासित जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें सिख कहा जाता था। सिखों को आगे चलकर परगना में विभाजित किया गया। आमिल और मुंसिफ परगना के प्रमुख अधिकारी थे। आमतौर पर 84 या 100 गांवों में एक समूह ने एक परगना का गठन किया। गांव वंशानुगत हिंदू अधिकारियों द्वारा प्रशासित सबसे निचली इकाई थी, जिन्हें खुद मुकद्दम, चौधरी और पटवारी के नाम से जाना जाता था। राजस्व प्रशासन संबंधित शब्दावलियाँ क्या क्या थी? बीघा को क्या था? भूमापन की इकाई थी। बिस्वा बीघे का 20वां हिस्सा होता था। हासिल वास्तविक फसल या व्यय के बाद व्यक्ति के पास शुद्ध फसल जो बची थी हासिल कहा जाता था। जमादारी आंकलित राजस्व हुआ करता था। कनकूत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई फसल आकलन पद्धति थी। न्यायिक प्रशासन काजी उल कजत नामक न्यायपालिका विभाग का नेतृत्व सद्र उस सुदूर यानी कि मुख्य न्यायाधीश करते थे। काजी दीवानी मामलों को, जबकि आपराधिक मामलों को मुफ्ती, मिराद और शहीद देखते थे। हिंदुओं के अपने कानून और अलग न्यायालय थे। अब इस जो क्षेत्रीय रजवाड़े और राजवंश हैं इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो रेगुलर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।